हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.30। ओके, यहाँ है अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैज एन इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड एन आउटर स्फीयर ऑफ 13 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका जो इनर स्फीयर है उसकी रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर और उसके आउटर स्फीयर की जो रेडियस है वो गिवन है 13 सेंटीमीटर। क्योंकि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है वो एक इनर स्फीयर या फिर एक आउटर शेल से मिलके बनता है ना, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और अभी हम देखेंगे इसका फिगर में क्लियर हो जाएगा। द आउटर स्फीयर इज अर्थ, आउटर स्फीयर को हम अर्थ कर देते हैं, एंड द इनर स्फीयर इज गिवन ए चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रो कूलम। ओके, और इनर स्फीयर को 2.5 माइक्रो कूलम का पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। अर्थ मीन्स आउटर स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फीयर्स इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32। और जो इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच का जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है, उस स्पेस में एक लिक्विड भर दिया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है गिवन। ओके, 3 पार्ट में है ये क्वेश्चन, ए, बी और सी। सबसे पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर बनेगा इसका हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो ए का सॉल्यूशन देखें सबसे पहले, बाद में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी साथ में सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले ए का ही देख लेते हैं और पहले फिगर को एक जूम कर लेते हैं, ठीक है। आउटर स्फीयर मान लेते हैं सबसे पहले एक, सपोज ये आउटर स्फीयर है और एक इनर स्फीयर मान लेते हैं, लेट इट इज इनर स्फीयर। इनकी रेडियस ले लेते हैं, मान लिया इसकी रेडियस R1 है, वो गिवन तो है ही, लेकिन साथ ही पहले फॉर्मूला बना लेंगे हम, है ना। ये R2 है। इनर स्फीयर को चार्ज दिया जाता है 2.5 माइक्रो कूलम। मान लेते हैं कि ये प्लस Q है चार्ज जो दिया जाता है किसको, इनर स्फीयर को, जो इनर स्फीयर है। और ये कहाँ रहेगा, ये इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ये आप जानते हैं, क्लियर है। नाउ अभी जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, उसमें क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक। उससे पहले इसको अर्थ कर देते हैं, आउटर स्फीयर को। आउटर स्फीयर को अर्थ मीन्स अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो आउटर स्फीयर है ना। R1 R2 गिवन है, इनकी वैल्यूज हम यहाँ नोट कर लेते हैं। चलिए, R1 कितना है, 12 सेंटीमीटर, दिस इज इनर स्फीयर की जो रेडियस है, और 12 × 10⁻² मीटर। R2 कितना है, वो है 13 सेंटीमीटर, या फिर कहें 13 × 10⁻² मीटर, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम है, मीटर में हो जाएगा, तभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अभी जो स्पेस है बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, इन ये वाला जो स्पेस नज़र आ रहा है आपको, दिस इज, ये जो स्पेस है पूरा, इस स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी, एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड फील्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है। इस स्पेस में, जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये इस स्पेस में एक लिक्विड फील्ड है जो कि डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है। अभी हमें इसका कैपेसिटेंस पता करना है इस फॉर्मेशन का। ओके, कैपेसिटेंस क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बाकी की चीज़ों को भी और डिस्कस करेंगे। C = कैपेसिटेंस होता है 4πε0। वो तब होता है तब K1 होता है, एयर फील्ड होती है स्पेस में, लेकिन यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, वही चीज़ है ये, है ना। अगर 4πε0 एयर होती है तो ये होता है फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R2 - R1। फॉर्मूले को ध्यान रखने के लिए, R2 आउटर वाले का होता है, जो बाहर वाला है, जो ज़्यादा है रेडियस वो पहले आती है और माइनस करके इनर वाले की बाद में आती है, तो R2 - R1 ऐसे याद रखेंगे। ऊपर दोनों ही रेडियस का मल्टीप्लाई और साथ में 4πε0। ये तब होता है तब एयर फील्ड होती है, लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी है हमारे पास, उस कंडीशन में आता है ε0 के साथ εr भी मल्टीप्लाई में रहता है। तब हम देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो के ये है, लेकिन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है के, है ना, स्मॉल के या फिर कैपिटल के। ये स्मॉल के होता है, ये स्मॉल के होता है ना, तो कैपिटल के होता है 1/4πε0। अगर उसकी जगह क्या है, स्पेस में एयर नहीं है, उसकी जगह कोई मटेरियल या मीडियम है, उस कंडीशन में क्या होता था, εm, और εm क्या होता था, ε0 × εr, यही होता था, है ना। वही चीज़ है कि 4πε0 εr, 4πε0 εr, इसी तरीके से यूज होता है ये फॉर्मूला।
ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कैपिटल के होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के होता है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये होगा फॉर्मूला, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लग जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹। एप्सिलॉन आर 32 है, R1 R2 सारी चीज़ें हैं, सिंपल कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फिगर को और इस क्वेश्चन को, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। बहुत ही ईजिली मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, सी की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन और भी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके ये फॉर्मूला भी जनरेट करना बता देता हूँ, बिकॉज इससे कुछ फ़ायदे होंगे, क्योंकि हम ये पोटेंशियल की बात करेंगे इनर स्फीयर की, तो वहाँ पर भी कुछ ज़रूरतें होंगी हमारी, है ना। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ किस तरीके से ये आएगा, और उससे कुछ चीज़ें ये भी क्लियर होंगी कि इस कैपेसिटर कैसे फॉर्म हुआ, कि अंदर वाले पे तो प्लस क्यू चार्ज है, तो बाहर वाले पे चार्ज कहाँ से आएगा, क्यों ये कैपेसिटर बना। अभी आपको एक कैपेसिटर नहीं लग रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर में एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर होता है। तो नेगेटिव चार्ज का स्फीयर तो आपको दिख ही नहीं रहा है अभी, है ना। तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि चार्ज किस तरीके से आएगा। अभी हम लेक्चर 21, 22, 23 हमने किए थे, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की थी, वही चीज़ें यहाँ पे फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़े से शॉर्ट में, उसमें, है ना, शॉर्ट मेथड में बताए दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि एक्चुअल में ये एक शेल है, इनर शेल है, शेल कह सकते हैं, और ये भी आउटर शेल है, ठीक है। स्फीयर हो या शेल हो, कुछ भी हो, पोटेंशियल सेम रहता है ना। क्या रहता है किसी भी शेल के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, KQ/डिस्टेंस, है ना, और कांस्टेंट रहती है उसके इनसाइड भी सभी पॉइंट्स पर। देखिए यहाँ अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो लेके चलते हैं हम ऑलवेज, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो लेके चलते हैं। आउटर स्फीयर को, जो आउटर शेल है, उसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। अभी अगर हम देखें तो इसका जो यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें, देखिए इनर स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सब जगह पोटेंशियल होगा, इसके चारों तरफ पोटेंशियल होगा। ये अगर शेल है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये है ना, तो इसके आसपास भी तो सब जगह पोटेंशियल होता है। वैसे ही इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा जो कि आउटर स्फीयर का सरफेस है ना। तो आउटर स्फीयर का जो सरफेस है यहाँ पर पोटेंशियल कितना बनेगा, कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और ये डिस्टेंस कितनी है, R2, ये हो गया, है ना। आउटर सरफेस को मान लीजिए, ये इनर सरफेस 1 मान लेते हैं, ये आउटर सरफेस 2 मान लेते हैं। तो V2 कितना है फिलहाल की कंडीशन में, अगर हम इसको अर्थ ना करें, उस कंडीशन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो कितना होगा पोटेंशियल, ये होगा V2 = KQ/R2। पहले बहुत डिस्कस किए हैं ये सारी चीज़ें हमने, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल तो ज़्यादा है आउटर स्फीयर का, अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो V2 इज ग्रेटर देन VE, है ना। आउटर स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा है, अर्थ का पोटेंशियल कम है, ओके। तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का मूव होता है। अगर हम इसको कनेक्ट कर दें अर्थ के साथ, आउटर स्फीयर को या आउटर शेल को, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अर्थ से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ पहुँचेंगे, आउटर शेल पर पहुँचेंगे, बाहर वाला जो स्फीयर है इस पर पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन आके, ठीक है। क्यों आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं, अर्थ का पोटेंशियल लो है और आउटर शेल या आउटर स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इकट्ठा होंगे, इलेक्ट्रॉन के इकट्ठे होने से कुछ ना कुछ चार्ज बनेगा। मान लिया कि स्मॉल क्यू चार्ज बनेगा, माइनस क्यू बनेगा, वो तो है बनेगा ही, लेकिन हमने मान लिया कि ओनली क्यू बनेगा। अभी निकाल लेते हैं कि क्यू कितना बनेगा, वो विद साइन आ जाएगा। अभी हमने जस्ट ओनली एक आर्बिट्रेरी वैल्यू मान ली, यहाँ पे ओनली क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे अर्थ से और इस पर इकट्ठा होंगे, तो स्मॉल क्यू चार्ज इस पर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो जो स्मॉल क्यू है अभी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी होगी। अब देखिए कनेक्ट करने के बाद इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अर्थ से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद स्मॉल क्यू चार्ज आ गया, है ना। तो पोटेंशियल की बात करें अब हम, तो जो आउटर वाला जो शेल है इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना है, 0 होने तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, है ना, क्योंकि चार्ज कब तक फ्लो होता है, सेम पोटेंशियल होने तक।
तो इसका जो पोटेंशियल जब तक जीरो नहीं हो जाता आउटर वाले शेल का, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तो इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाना है, क्योंकि अर्थ से कनेक्ट कर दिया आउटर शेल को, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक कि V2 जीरो नहीं हो जाता, जब तक V2 जीरो नहीं हो जाता या फिर अर्थ के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। तो V2 जीरो हो जाना चाहिए, तब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तब तक यहाँ चार्ज इकट्ठा होता रहेगा। V2 जीरो तो है, लेकिन है कैसे जीरो, देखिए किस तरीके से जीरो है। अगर मान लिया कि इसका सरफेस है, यहीं कहीं ले लीजिए सरफेस यहाँ पर, इसका अब हम पोटेंशियल देखें V2, तो V2 को हम कैसे लिखेंगे, एक तो Q चार्ज है, आउटर शेल पर Q चार्ज है, तो हम लिख सकते हैं KQ अपॉन किस डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर साथ में इनर स्फीयर भी रखा हुआ है, उसके पास भी प्लस Q चार्ज है, उसके पास भी एक चार्ज है तो प्लस, ओके। फिर एक और चार्ज बनेगा शेल का, है ना। देखिए ये जो शेल है, इनर शेल, इसका प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल बनेगा नहीं, आउटसाइड में भी पॉइंट्स पर बनेगा, जो कि यहाँ पे भी बनेगा, इसके सरफेस पर सब जगह बनेगा, आउटर वाली शेल के हर पॉइंट पर बनेगा वही पोटेंशियल जो कैपिटल प्लस Q चार्ज की वजह से, है ना। उसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस Q अपॉन किस डिस्टेंस पर बनेगा R2 डिस्टेंस पर ही, है ना। यहाँ तक तो R1 होता, KQ अपॉन R1, इस प्लस Q चार्ज की वजह से केवल इसके स्फीयर तक, लेकिन इसके स्फीयर से दूर जाएंगे फिर तो डिस्टेंस ली जाएगी ना, तो R2 डिस्टेंस पर देखेंगे तो ये हो जाएगा। तो V2 हुआ कितना एक्चुअल में, V2 ये होगा, इस कंडीशन में V2 ये होगा, जो आउटर शेल है इसका जो पोटेंशियल है या फिर आउटर स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो ये होगा। लेकिन ये होना क्या है, ये जीरो होना है, जीरो होना है इसको, है ना, तभी तक तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा जो Q चार्ज इकट्ठा होने वाला है ना। V2 को जीरो होना है जीरो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K स्मॉल Q अपॉन R2 इक्वल्स टू माइनस K कैपिटल Q अपॉन R2। K से K कैंसिल होगा, R2 से R2 कैंसिल होगा, तो Q इक्वल्स टू कितना हुआ, माइनस Q। तो ये जो Q है ये कितना होगा, माइनस Q। तो माइनस Q चार्ज किस पर आएगा, आउटर शेल पर आएगा। अब माइनस Q जो चार्ज है वो आउटर शेल के कहाँ रहेगा, वो या तो इसके आउटर सरफेस पर रहेगा या इनर सरफेस पर रहेगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है अब, है ना। कितना आया चार्ज, आउटर शेल पर माइनस Q चार्ज आया टोटल, लेकिन वो रहेगा कहाँ, इसके आउटर सरफेस पर रहेगा या फिर इसके इनर सरफेस पर रहेगा, वही चीज़ हम चेक कर लेते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात ये है, ये जो आउटर स्फीयर है ना, इसकी जो मोटाई है, थोड़ी सी तो मोटाई होगी ना, शेल की फॉर्म में तो है ही, क्योंकि इसके अंदर तो इनर स्फीयर रखा हुआ है, तो थोड़ी बहुत तो इसकी मोटाई है ही, है ना, थोड़ी बहुत इसकी मोटाई है। तो इसकी जो जितनी भी विड्थ है, उस विड्थ में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, इसकी मोटाई में तो जीरो रहेगा। अब जो माइनस Q है या तो आउटर सरफेस पर रहेगा, आउटर सरफेस ये है, और ये इनर सरफेस या इनर सरफेस पर रहेगा। अब ये माइनस Q कहाँ रहेगा, वो रहेगा इसके इनर सरफेस पर। क्यों रहेगा वो देखते हैं, बताते हैं क्यों रहेगा। देखिए इनसाइड इसकी जो मटेरियल है, आउटर शेल का जो मटेरियल होगा जितना भी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वो जीरो कब होगा, वो तब जीरो होगा जब इसके इनर सरफेस पर माइनस Q चार्ज हो। क्यों, क्योंकि अगर हम इसके मटेरियल से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ही तो निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसकी जितनी भी जो विड्थ है, जो जितनी मोटाई है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उससे गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करें और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। लेकिन E तो जीरो है, E को जीरो कब होगा, E जीरो होगा कब, जब Q इनसाइड जीरो हो, तभी तो हो पाएगा। Q इनसाइड अगर जीरो है तो ही पॉसिबल है कि E जीरो होगा, ओनली तभी E जीरो हो पाएगा जब Q इनसाइड जीरो हो। और Q इनसाइड मतलब गॉसियन सरफेस तो ये है जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज जीरो होना जरूरी है। तो प्लस Q तो चार्ज इनर स्फीयर पर है, तो इसके आउटर इस शेल के इनर सरफेस पर माइनस Q चार्ज जब तक नहीं होगा तब तक गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। मींस तब तक Q इनसाइड जीरो नहीं हो पाएगा। Q इनसाइड मींस गॉसियन सरफेस के इनसाइड नेट चार्ज जीरो कब होगा, प्लस Q के साथ माइनस Q भी हो गॉसियन सरफेस के ही अंदर। लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर कहाँ रह पाएगा, इनसाइड तो जीरो रहता है ना। तो रहेगा कहाँ, वो इसके इनर वाले जो जितना भी इनर सरफेस है ना, इसका इनर सरफेस है, वहाँ रहेगा ये जो माइनस Q चार्ज है ना।
E0 कब होगा? जब गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो हो। नेट चार्ज जीरो कब रहेगा? जब इसके इनर सेल पर भी माइनस क्यू हो। माइनस क्यू प्लस क्यू मिला के कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए जो माइनस क्यू चार्ज आया वो कहाँ रहेगा? वो रहेगा आउटर शेल के इनर सरफेस पर। क्लियर है बात? तो फिगर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, अभी हम यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे हाँ अभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक तो फार्मूले की बात कर रहे थे हम कि फार्मूला जो है ये कैसे आया है ना, और साथ ही व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। इसका इनर स्फीयर का भी पोटेंशियल चाहिए हमें। इनर स्फीयर का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं ज़रा। जैसे ये V2 निकाला था वैसे ही V1 निकाल लेते हैं, क्योंकि B में हमको वही निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, है ना। तो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कितना होगा वो। ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी कि आउटर शेल के आउटर सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, है ना। का पूरा चार्ज कहाँ रहेगा? अब इसे हटा देते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो आपको दिख रहे थे। अर्थ कर दिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जनरली टीचर्स आपको ऐसे तरीके से समझा देते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है ये, ओके, वो इसके आउटर सरफेस पर है। ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव इसके मटेरियल में से माइनस क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पर आ गया और आउटर सरफेस पर आ गया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब इसको जब अर्थ किया तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन ने आके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया आउटर सरफेस के प्लस क्यू चार्ज को। इसीलिए माइनस क्यू चार्ज कहाँ रह रहा है? इसके इनर सरफेस पर रह रहा है। पूरा प्रोसेस वो था भी जो मैंने बताया था आपको, लेकिन आप जनरली आप इस तरीके से समझ के चल सकते हैं कि अर्थ किया तो अर्थ करने पर इलेक्ट्रॉन्स आए, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया आउटर सरफेस के प्लस क्यू चार्ज को। तो जो माइनस क्यू है वो यहाँ रहता है। बहुत स्टडी किया है हमने इसको, स्फेरिकल कैपेसिटर को पहले भी। अभी हमें क्या करना है? बी पार्ट के लिए, ये तो ए पार्ट के लिए है, बी पार्ट के लिए पोटेंशियल की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी देख लेते हैं ज़रा। फॉर्मूले बना रहे हैं अभी हम, है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो V1 निकाल लेते हैं। V1 कितना होगा? देखिए, सबसे पहले जो इनर स्फीयर इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल होगा प्लस क्यू अपॉन R1 रेडियस के अंदर। ठीक है, ये पोटेंशियल इसके हर पॉइंट पर होगा, इसके सरफेस पर के हर पॉइंट पर होगा, इसके इनसाइड भी हर पॉइंट पर होगा ये पोटेंशियल, है ना। लेकिन एक बाहर वाला भी है, आउटर स्फीयर भी है, उसके पास माइनस क्यू चार्ज है ना, माइनस क्यू चार्ज है। तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी एक पोटेंशियल बनेगा हर जगह। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से हर जगह एक पोटेंशियल बनेगा, नहीं बनेगा? कितना बनेगा वो? आउटर शेल के पास फिर से प्लस करके वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनर स्फीयर इस आउटर सेल के अंदर रखा है ना, आउटर सेल के अंदर ही तो रखा है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी एक पोटेंशियल बनेगा इसी पॉइंट पर, इसके सरफेस पर ही एक पोटेंशियल बनेगा। कितना बनेगा? के माइनस क्यू अपॉन रेडियस ये लगेगी R2। क्यों लगेगी ये रेडियस, है ना? क्योंकि किसी भी शेल के इनसाइड सभी पॉइंट पर रेडियस तो यही लगती है ना कंप्लीट। जैसे अगर ये क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, तो K माइनस क्यू अपॉन R2, यही तो, ये हर जगह होगा, हर जगह होगा। और इसी हर जगह में एक इनर स्फीयर भी रखा हुआ है इसी पोटेंशियल में, है ना। तो यही तो मैंने ऐड और कर दिया इसमें। एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल बन गया इसका खुद का, और एक माइनस क्यू जो आउटर शेल के पास चार्ज है उसकी वजह से भी एक पोटेंशियल बनेगा यहाँ पे, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है आउटर शेल के पास जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से हर जगह, इसके सरफेस पर भी है ये वैल्यू। साथ ही इसी वैल्यू में ये रखा है, इस वैल्यू में K माइनस क्यू अपॉन R2 वैल्यू पोटेंशियल में ये इनर स्फीयर भी तो रखा है। तो ये हो गया V1। ओके, दिस इज V1। नाउ इसे और थोड़ा सा सही कर लेते हैं। K Q कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये हो गया V1 मीन्स पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना है अभी जस्ट आप समझ सकते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ। ओके, इसकी यूज़ करेंगे अभी हम। हाँ, V1 इनर स्फीयर का K Q 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बी पार्ट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए बी पार्ट को भी दो मेथड से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ए पार्ट के लिए एक तो ये फार्मूला लगेगा, बी पार्ट के लिए एक फार्मूला ये लगेगा, एक और फार्मूला लगेगा। सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे, वीडियो लेंथी होगी लेकिन आपको नॉलेज कंप्लीट मिलेगी हर चीज़ से रिलेटेड। ओके, नाउ अभी हम इस फार्मूले की बात कर रहे थे, डायरेक्ट यूज करेंगे आप, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ये फार्मूला आया कैसे। C इक्वल्स टू, फिर से इनर स्फीयर का हमारे पास पोटेंशियल है, तो C कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल।
चार्ज अपॉन पोटेंशियल ये होता है, ये याद रखिए, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, Q अपॉन V से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो चार्ज कितना है, इनर स्फीयर की बात करें तो इनर कैसे भी निकाल सकते हैं, देखिए प्लस Q इनर स्फीयर के पास चार्ज है, इनर स्फीयर का पोटेंशियल चाहिए V1, सही है, वो माइनस करना पड़ेगा आपको V2 से, ठीक है, बाहर वाले का जो है V2 से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही आप इसको और कैसे निकाल सकते हैं, आउटर वाले के पास कितना है, -Q है, और आउटर वाले का पोटेंशियल कितना है, V2 है, उसमें से इस V1 को माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये होगा प्रॉपर C जो निकलता है। अभी एक चीज़ देखें कि आउटर शेल को तो अर्थ से कनेक्ट किया हुआ, उसका तो पोटेंशियल 0 है ना, V2 है तो 0 है ना, लेकिन था किस तरीके से 0 वो भी हमने देखा था, तो V2 तो 0 है ना, ये V2 0 है, तो प्लस Q अपॉन V1 कर दीजिए या माइनस Q अपॉन माइनस V1 कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, वही बात आई कि नहीं आई। तो C इस तरीके से निकलेगा Q अपॉन V1, है ना, Q कितना है वो है ही गिवन है 2.5 माइक्रोकूलम, लेकिन V1 कितना है वो ये है। अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पुट करें तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V1 दिस KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इस K की जगह तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, और ये R1 R2 एलसीएम लेंगे तो वो ये आ गया R1 R2, और ये R2 माइनस R1 यहाँ आ जाएगा, जब R1 R2 करेंगे यहाँ एलसीएम लेके तो R2 माइनस R1 यहाँ बनेगा, है ना, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका, समझ में आ गया फार्मूला, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये V1 माइनस V2 क्यों लिया, जिसका चार्ज लेते हैं उसी का पोटेंशियल लेते हैं, प्लस Q चार्ज इनर स्फीयर का है, इसी का पोटेंशियल चाहिए, मैं V1 चाहिए, V1 ले लिया, लेकिन साथ में आउटर भी रखा हुआ है, उसका पोटेंशियल निकाल दो उसमें से। अब माइनस Q आउटर का लगाया है तो आउटर का पोटेंशियल चाहिए V2 होगा, लेकिन अंदर एक V1 भी रखा है जो इनर स्फीयर है, उसका निकाल देंगे, लेकिन V2 तो 0 था ना, उसको अर्थ से कनेक्ट कर रखा था, अर्थ से कनेक्ट किया मीन्स अर्थ का पोटेंशियल 0, तो आउटर का भी पोटेंशियल 0 था, 0, लेकिन किस तरीके से था 0 वो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। तो फार्मूला ये रहेगा, आपके समझ में क्लियर आ गया होगा, ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चले गए हैं। अब वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, बस सिंपल। देखिए सबसे पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं पार्ट ए के लिए, तो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू दिस इंटू एप्सिलॉन आर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 इंटू R1 कितना है दिस 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू R2, इसे हटा देते हैं हम यहाँ से, इंटू R2 कितना है दिस 13 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन R2 माइनस R2 13 माइनस 12 और ब्रैकेट में बाहर 10 टू पावर माइनस 2, क्लियर है ना सारी चीज़ें। अभी ये तो 1 हो जाएगा, 13 माइनस 12 1, अभी ये 1 अपॉन ये साथ में इसी के साथ है ना, नीचे ही रहेगा ये 10 टू पावर 9 दिस 10 टू पावर 9, इसे यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है ये पूरा पार्ट, ये कुछ इस तरीके से वैल्यू बनेगी, इसे सॉल्व करना है हमें, है ना। इसे कैसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ओके। अभी आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जा 52 मल्टीप्लाई बाई 32 इंटू देखिए 10 टू पावर -2 -4, और ये देखिए 10 टू पावर -2 तो कैंसिल हो गए, तो -2 ही बचता है यहाँ पे, 10 टू पावर -2 ही बचेगा, और ये 10 टू पावर 9 है नीचे, ये ऊपर आएगा फिर तो -9 +9 हो जाएगा, ठीक है, +9 है -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और यहाँ नीचे कौन बचता है 32 है, ये 52 इंटू 32 अपॉन 3, 52 इंटू 32 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये होगा 1664 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर -11, ओके। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 3 5 जा 15 और फिर 1, 3 5 जा फिर से 15 फिर 1, 3 4 जा 12 फिर 2 फिर पॉइंट लगा लेंगे 0, 3 6 जा 18 3 6 जा 18 3 6 जा 18 ऐसे ही चलेगा,
इंटू 10⁻⁻11। ओके, तो यहाँ जो वैल्यू बनेगी, देखिए इस पार्ट को हम लिख सकते हैं 0.666 चल रहा है, 0.67 भी कर सकते हैं ऐसे, है ना। चलिए अभी देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ कर देते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5.5467 इंटू 10⁻², लिख सकते हैं इतने पार्ट को, और इंटू 10⁻⁻11 चल ही रहा है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 2 डेसिमल के बाद तो 554.67 हो जाएगा। तो ये 2 - 11 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -9, 10⁻⁻9। तो 5.467 को और कैसे लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 5.55 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो ये हो गया कैपेसिटेंस। ओके, दिस इज द कैपेसिटेंस, आंसर ऑफ पार्ट ए, 5.55 इंटू 10⁻⁹। आंसर पार्ट ए। यहाँ मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, इसे हटा के आंसर लिख लेते हैं। सिंपल, कितना है, यह है 5.55 इंटू 10⁻⁹ फेरेड, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में हमने यूज़ किए हैं तो फेरेड में इसका आंसर आएगा। आंसर पार्ट ए, ठीक है। अब निकालते हैं आंसर पार्ट बी। बी को सॉल्व कर लेते हैं। बी को कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो यही है फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। दो तरीके से सॉल्व करेंगे, बी के भी दो मेथड देखेंगे। बी को सॉल्व करते हैं मेथड 1 से पहले तो बहुत ही सिंपल छोटा सा मेथड है। देखिए क्या है, पोटेंशियल पता करना है, कैपेसिटेंस तो पता कर ही लिया। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू होता है, देखिए कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्या होगा, +Q अपॉन इसी का पोटेंशियल। इसी का तो पोटेंशियल पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। तो कैपेसिटेंस पता करने के दो तरीके हैं, जिसका चार्ज उसी का पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है इसका इनर का, V1, माइनस करना होगा आउटर वाले का, कितना, V2। आउटर वाले का तो पोटेंशियल 0 है, क्यों है, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है ना। तो Q अपॉन V1 - 0 तो V1 हो जाएगा। अच्छा, हमें C तो हमें पता ही है ना, C तो कैपेसिटेंस है ही ना इस पूरे सिस्टम का, जो कि इनर स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो भी है साथ में, है ना। क्यों है, क्योंकि आउटर वाले का पोटेंशियल 0 था, इस वजह से लग रहा है कि C ये जो वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻⁹, ये कंप्लीट कैपेसिटेंस है। ये नहीं कहना कि ये जो C है केवल इनर स्फीयर का ही कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस निकालने का ये तरीका होता है कि C जो निकाल रहे हैं आप, तो उसके लिए चार्ज चाहिए। आप कोई सा भी चार्ज ले सकते हैं। अगर आप इनर का चार्ज ले रहे हैं तो इनर का ही पोटेंशियल लेंगे, उसमें आउटर भी इंक्लूड है। इसमें आउटर आप ये ना समझें कि C में आउटर इंक्लूड नहीं है, कि आप ये तो कैपेसिटेंस इनर वाले का आइसोलेटेड नहीं है, ये भी C अकेला नहीं है, इसके साथ आउटर भी है। क्यों है आउटर, क्योंकि -V2 भी कर रहे हैं हम। तो C ये केवल इनर स्फीयर का कैपेसिटर नहीं है, ये पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो V1 - V2 ये हो गया तरीका। तो C कितना, तो हमें क्या निकालना था, V1 निकालना था। इनर स्फीयर का क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। तो V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। Q क्या है, चार्ज है। इनर स्फीयर के पास कितना चार्ज है, वो गिवन है 2.5 माइक्रो कूलम क्वेश्चन में। 2.5 माइक्रो की जगह 10⁻⁶ यूज करेंगे। कैपेसिटेंस ये है, 5.55 था आई थिंक, है ना, 5.5। चलिए ये यूज कर लेते हैं, 5.54 समथिंग था, एक प्लेस के साथ ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्लेस के साथ ही वैल्यू है। 5.5 इंटू 10⁻⁹। ओके, Q अपॉन V1। Q कितना है, ये दिस इज, हमने वो यूज कर लिया, V1 हो गया ये। अभी आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, हाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो ही जाएगा, और ये +9 हो जाएंगे ऊपर जाएगा, तो ये पार्ट 10⁻9 वाला, और ये कितना होगा, 55 से डिवाइड करेंगे आप 25 को, तो ये होगा 5 5 जा, एक तो ये होगा 25, और ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11, और 11 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 11 से डिवाइड करने पे सबसे पहले 0 पॉइंट हो जाएगा, एक 0 लगा लेंगे। 11 4 जा 44, फिर 6 बचेगा, फिर 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, फिर 5 बचेगा, फिर 11 4 जा 44, है ना,
फिर 6 बचेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा ये, है ना, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो यहाँ इसे और कैसे लिख सकते हैं, इनर स्फीयर का जो भी पोटेंशियल है 4.5 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं इस वैल्यू को, और इंटू 10⁻³ है ही, तो कितना हो जाएगा ये 4.5 इंटू 10⁻, दिस इज 2 वोल्ट। ओके, V1 एक ही प्लेस तक लिया है, ध्यान रखना उसका, बाकी का छोड़ दिया है। 4.5 इंटू 10⁻² वोल्ट आ गया पोटेंशियल, और मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है, 4.5 इंटू 10⁻² वोल्ट। क्लियर है बात। अभी हम इस फॉर्मूले से और निकाल लेते हैं, एक तो ये निकाल लिया मेथड 1 से, ओके, अब मेथड 2 से और निकाल देते हैं इसको, ये जो निकाला था इसका भी यूज कर लेते हैं कुछ, है ना। V1 इतना बड़ा काम किया था हमने निकालने का, तो इससे भी निकाल के देखें, यही वैल्यू आएगी 4.5 इंटू 10⁻² वोल्ट। कैसे निकलेगा, अभी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी निकाल देते हैं, है ना। कैलकुलेशन पार्ट बचे हैं अब तो बस। मेथड 2, बी के लिए मेथड 2, इनर स्फीयर का पोटेंशियल पता करना है, इनर स्फीयर का पोटेंशियल, तो ये भी हमने निकाला था। V1 इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, फिर से वही के क्या है 1/4πε0 और साथ में εr जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी होता है ना, εr इंटू Q/1/r1 माइनस 1/r2। ओके, और इसको कैसे लिख सकते थे हम, Q/4πε0 εr, और ये r1 r2 और ये r2 माइनस r1, इसमें लगा लेते हैं वैल्यू इस फॉर्मूले में, ठीक है, सही रहेगा। Q क्या है, चार्ज है, 2.5 माइक्रोकूलाम है तो -6 हो गया, r2 माइनस r1 है साथ में, 1/4πε0 कितना होता है 9 इंटू 10⁹, तो वो 9/9 इंटू 10⁹ स्टार्ट में ही आ जाएगा, 9 इंटू 10⁹ तो स्टार्ट में, 1/4πε0 भी तो है भाई, 1/4πε0 कितना होता है 9 इंटू 10⁹, वो वैल्यू स्टार्ट में ही आ जाएगी इसकी, इतने पार्ट की जगह। फिर बचता है Q ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁶, फिर R2 माइनस R1 कहाँ है, ये रहा 13 माइनस 12 और ब्रैकेट में 10⁻² हो जाएगा क्योंकि साथ में दोनों के 10⁻² भी है, अपॉन व्हाट εr क्या, दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 इंटू कौन बचता है R1 इंटू R2, R1 कितना है 12, R2 कितना है 13, साथ में 10⁻² इस एक का, 10⁻² दूसरे 13 का, 12 का ये, 13 का ये, सही है। अभी कैंसिल कर लेते हैं कुछ टर्म्स को, ये तो 1 हो जाएगा 13 माइनस 12, ये 1 हो गया, 10⁻², कैंसिल हो गया, और इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं और मैं कर देता हूँ 10⁻1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बात। 3 3 जा 9 इक्वल चल रहे हैं, 3 4 जा 12, सही है बात। अभी ऊपर कौन बचता है 25 3 जा 75, नीचे कौन बचता है 13 4 जा 52 और 52 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1664 आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखिए 10 टू की पावर देख लेते हैं, 10 रेस कितने हैं यहाँ, -6 -1 -7, ओके, नीचे कौन है ओनली -2, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। और 10⁹ कहाँ गया, 10⁹ ये रहा, ये भी तो था, 9 भी है साथ में, -7 तो ये हो गया, +9 ये हो गया, और माइनस का 2 ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10, पहले तो आप इसे डिवाइड करेंगे, 75 को 1664 से आप डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट देखे दे रहा हूँ, और ये होगा 0.04507 ओके, इनटू कितना यहाँ कितना होगा 9 और 2 11 माइनस 7 10⁴, ओके। इसे और कैसे लिख सकते हैं, 2 डेसिमल के बाद लगा सकते हैं, तो 4.5072 इंटू 10⁻² इंटू 10⁴ पहले से है ही, तो ये कैसे लिखा जाएगा, और इसे अच्छी तरह से लिखें तो 4.5 बाकी का छोड़ देते हैं 10⁻² वोल्ट। देखिए ये फॉर्मूला भी हमारा
करेक्ट है, क्योंकि वैल्यू हमारी वही आई है फिर से 4.5 इंटू 10⁻² वोल्ट। अभी मेथड 1 से निकाला था, उसका भी आंसर यही था, वो हम लिख नहीं पाए, आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे, ठीक है। तो बी पार्ट का जो आंसर है उसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, इसे अब यहाँ से हटा देते हैं। कितना है आंसर? दिस इज 4.5 इंटू 10⁻² वोल्ट। ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। क्लियर है बात? अब हम देखते हैं पार्ट सी का सॉल्यूशन। ये यहां से हटा देते हैं, ए और बी दोनों के आंसर आ गए हैं। अब देखते हैं पार्ट सी का सॉल्यूशन। पार्ट सी में है शायद कि आइसोलेटेड स्फीयर है, एक है बचा ओनली इनर वाला, है ना, और उस इनर का कैपेसिटेंस निकालना है पहले तो, फिर इसको कंपैरिजन करना है पार्ट ए से, ये है शायद। अभी देखते हैं। ओके, ए और बी के सॉल्यूशन हो गए। सी, कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक आइसोलेटेड स्फीयर है ये आइसोलेटेड स्फीयर अकेला, आइसोलेटेड मीन्स इसके साथ कोई नहीं है, आउटर में कुछ भी नहीं है। इसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, है ना, और चार्ज यही रहेगा, वही रहेगा। चार्ज इसके पास कितना है? 2.5 माइक्रो कूलम का चार्ज है ना, ये गिवन है, ध्यान रखना ये वही था, पहले मैंने बताया था 2.5 माइक्रो कूलम। कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्यों की जगह 2.5 माइक्रो कूलम कैसे यूज कर लिया। अब इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस हमको कंपेयर करना है। इसका कैपेसिटेंस कितना है? वो है वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁹, 5.5 इंटू 10⁻⁹, ये है इसका कैपेसिटेंस। और इसका कैपेसिटेंस अभी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? आइसोलेटेड कंडक्टर, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है ओनली, स्फीयर जो है। आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4πε0 r, यही होता है ना। इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे आप? 4πε0 की वैल्यू लगा देंगे सबसे पहले, कितनी होगी? 1/9 इंटू 10⁻⁹, ओके, इंटू रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9 से डिवाइड कर दो इसे, 9 × 1 = 9, फिर बचेंगे कितने? 3, एंड 3 बचेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, एंड 9 × 3 = 27, फिर 3 बचेंगे, 9 × 3 = 27, फिर ऐसे ही चलता रहेगा ये तो, है ना, इंटू 10⁻⁻2 है ही, और नीचे से ऊपर पहुंचेगा माइनस का 9, ये हो गया 1.33 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड। एक बार मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, यही है। अगर 1 डेसिमल तक ले रहे हैं तो 1.3 कर देंगे इसको, ठीक है। ये हो गया आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस हो गया ये आइसोलेटेड का। यहाँ मैं लिख देता हूँ आइसोलेटेड, आइसोलेटेड वाले का कैपेसिटेंस कितना है? ये है 1.3 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड, ओके। कंपेयर करना है इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से। अभी देखिए आप, आइसोलेटेड वाले की ये जो वैल्यू है, आइसोलेटेड का जो कैपेसिटेंस है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दिस, इस कैपेसिटेंस के, है ना। ये वैल्यू देखिए 5.5 इंटू 10⁻⁹, और ये 10⁻11 के ऑर्डर में है, ये 10⁻9 के ऑर्डर में है। तो कौन सी वैल्यू छोटी होगी? ये वैल्यू छोटी होगी ना, बहुत छोटी होगी इससे। 10⁻11 में है, ये 10⁻9 में है ना। तो बड़ी कौन सी वैल्यू है? ज़्यादा कौन सा है कैपेसिटेंस? इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, आइसोलेटेड का कैपेसिटेंस कम है ना। और कम है क्यों है? ऐसा क्यों हुआ? यही तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि कैपेसिटेंस हम इंक्रीज कैसे करते हैं। ये तो समझ में आ गया आपके, ठीक है। कौन सा बड़ा है? जो हमारा पहले वाला कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है और इसका कैपेसिटेंस कम है। लेकिन है क्यों ऐसा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले भी हम समझ चुके हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हमने पढ़ा था, कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ा था हमने वहाँ पर। देखिए कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? C = चार्ज अपॉन पोटेंशियल, है ना, नेट पोटेंशियल जो भी है पोटेंशियल, ओके। अगर हम जब बना रहे हैं, जिस टाइम पे फॉर्म कर रहे हैं कैपेसिटर को, उसी टाइम पर अगर उसका पोटेंशियल जो है हम
कम रखें तो कैपेसिटेंस ज़्यादा आएगा, कैपेसिटेंस क्या आएगा, हाई आएगा। इफ़ पोटेंशियल इज लो, पोटेंशियल को अगर लो रखें तो यहाँ प्लस चार्ज था इसके पास, ठीक है, एक इसी के ऊपर, यही तो है इनर में, इसी के ऊपर एक और आउटर शेल लगा दी हमने और उसको अर्थ कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ये पोटेंशियल और लो हो गया, ये जो पोटेंशियल है लो हो गया, है ना। पोटेंशियल लो होने से क्या हुआ कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ, देखिए मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने पढ़ा था इस तरीके से। सबसे पहले ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, मान लीजिए कोई प्लेट है हमारे पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक अपना कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि हर कंडक्टर का एक कैपेसिटेंस होता है, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, इसका चार्ज अपॉन पोटेंशियल, सही है, ये हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस। अब हमने क्या किया, इसके पास एक और प्लेट लेके आ गए हम अनचार्ज्ड, उससे क्या हुआ, इंडक्शन की वजह से इस प्लेट में, क्योंकि ये प्लेट न्यूट्रल है, इस प्लेट में इस वाले साइड में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, क्योंकि इसमें से माइनस क्यू को इस प्लस ने खींच लिया अपनी तरफ, और जो इसका प्लस था उतना ही प्लस वो इसके दूसरे वाली साइड पर पहुंच गया। यही तो होता था, है अभी भी न्यूट्रल कंप्लीट, लेकिन पोलराइजेशन हो गया चार्ज का, माइनस क्यू इधर आ गया, प्लस क्यू उधर पहुंच गया। अब इसका जो पहले पोटेंशियल था, जितना भी था, उसको इस नेगेटिव पोटेंशियल ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा इसके इसी पॉइंट पर, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ एक पोटेंशियल होगा, है ना, तो वो कम कर देगा इसके पोटेंशियल को। मान लो कि इसका पोटेंशियल पहले था 100 वोल्ट, लेकिन इस नेगेटिव ने क्या किया, इसको कम कर दिया, मान लिया कि -40 वोल्ट कम कर दिया, तो कितना रह गया 60 वोल्ट। लेकिन साथ ही प्लस वाला भी तो इंक्रीज कर देगा इसके पोटेंशियल को, लेकिन प्लस वाला दूर है इससे, लेकिन माइनस वाला नज़दीक है ना। जो ये नेगेटिव वाला तो इंक्रीज करेगा इसके पोटेंशियल, सॉरी डिक्रीज करेगा पोटेंशियल को, है ना, माइनस की वजह से तो कम होगा इसका पोटेंशियल, डिक्रीज करेगा, है ना, और ये प्लस वाला इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। प्लस वाला जो चार्ज है वो तो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, पहले मान लीजिए 100 वोल्ट था, प्लस वाला तो इंक्रीज करेगा इसके पोटेंशियल को, लेकिन नेगेटिव वाला डिक्रीज करेगा, लेकिन प्लस वाला दूर है तो इसका इफेक्ट कम होगा, प्लस वाले का इफेक्ट कम होगा, ज़्यादा इफेक्ट इसका होगा नेगेटिव वाले का। तो ज़्यादा इफेक्ट किसका है, नेगेटिव वाले का, तो नेगेटिव वाला डिक्रीज कर रहा है, तो ज़्यादा इफेक्ट किसका है, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिक्रीज होकर मान लिया कि 80 वोल्ट ये जो है रह गया, है ना, ओवरऑल क्या हुआ, ये 80 वोल्ट रह गया। अब हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया, तो आउटर वाले पे जितना भी चार्ज था इस साइड में वो न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। तो ओवरऑल ये जो बढ़ा रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ा रहा था इसके पोटेंशियल को, उसका इफेक्ट भी अब क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मींस जितना था पहले 60 वोल्ट जैसे जितना भी हमने माना, इस नेगेटिव की वजह से जितना डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज और ज़्यादा डिक्रीज हो गया अब, लेकिन पॉजिटिव वाले की वजह से जो इंक्रीज हो जाता है उसको हमने अर्थ कर दिया, है ना। तो अर्थड कंडक्टर हम किसी के पास लेके आते हैं, किसी भी कंडक्टर के पास जो चार्ज है जिसका अपना कैपेसिटेंस है, उसके पास एक अर्थ कंडक्टर लेके आते हैं और नेगेटिवली चार्ज लेके आते हैं, तो वो उसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। वैसे ही यहाँ पर हुआ है ना, प्लस क्यू था, इसके पास नेगेटिवली चार्ज और एक अर्थड लेके आए, तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। उस डिक्रीज होने से क्या हुआ कि इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके समझ में आ गया होगा। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल देख लीजिए आप, वहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन A, B एंड C, और दो मेथड से हमने ये सॉल्यूशन किया है। सो थैंक यू।